मैं गरिमा सिंह सबसे बड़ा सवाल लेकर अभी जिस समय मैं आपसे मुखातिब हूं, गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। हालांकि इस मुकाबले में भारत हॉट फेवरेट है, क्योंकि वर्ल्ड कप के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि वनडे वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के खिलाफ जब जब खेला तब तब जीता। और आज का जो टारगेट है वो भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि जीत आज भी भारत की झोली में आएगी। बहुत छोटा सा टारगेट है भारत के पास, बड़ी बेफिक्री के साथ भारतीय बल्लेबाज खेल रहे हैं, लेकिन रोमांच जारी है और जीत तक ये सवाल रहेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, नजर उस बात पर भी रहेगी। लेकिन ठीक यही सवाल 2023 के चुनाव में भी है और ठीक यही सवाल 2024 के लिए भी है। पहले 2023 का ट्रायल रन होना है, 5 राज्यों के चुनाव होने हैं और फिर 2024 का आम चुनाव, यानी कि सबसे बड़ा युद्ध, सबसे बड़ी लड़ाई भी होनी है। आपको याद होगा अभी 10 तारीख को चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। और उसके ठीक बाद राहुल गांधी अपने 4 मुख्यमंत्रियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। चारों मुख्यमंत्री साथ थे, हिमाचल, कर्नाटका, राजस्थान और छत्तीसगढ़। और चारों मुख्यमंत्रियों के साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो ताल ठोकी कि जीत के बाद जहां भी सरकार बनाएंगे वहां वहां जातिगत जनगणना कराएंगे। यानी कि राहुल गांधी ने 2024 के इलेक्शन का मैनिफेस्टो घोषित करने का एक तरीके से यह दांव चला। और यहीं पर नहीं रुके राहुल गांधी, बल्कि कमरे में जो पत्रकार मौजूद थे उनसे पूछ डाला कि भाई कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं और कितने ओबीसी हैं। कमरे में सन्नाटा था और फिर राहुल गांधी ने दावा किया कि इसीलिए कास्ट सेंसस यानी कि जातिगत जनगणना की जरूरत है। और मांग भी रख दी केंद्र सरकार के सामने कि आप आंकड़े जारी कीजिए। 2011 में हमने कराया था सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, उसके आंकड़े जारी कर दीजिए। लेकिन इस बिना पर पूरा विपक्ष पहली बार 2024 से पहले 2023 में भी जातिगत जनगणना के मुद्दे पर ताल ठोकता नजर आ रहा है और एक तरीके से एजेंडा सेट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पूछा यह भी जाना चाहिए कि जो कांग्रेस आज इतनी मुखर होकर जातिगत जनगणना की बात कर रही है, कांग्रेस का नारा कभी हुआ करता था न जात पर न पात पर, इंदिरा की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर। तो ये जो स्विफ्ट टर्न हो रहा है, क्या ये 52% 1931 की जनगणना के मुताबिक उसी के इर्द गिर्द बुना जा रहा है? और देश में एक और तस्वीर यह भी साफ हो गई है कि ये 52% ओबीसी का वोट बैंक बढ़कर अब कहीं ज्यादा हो गया है। बिहार ने उसकी एक तस्वीर पेश कर दी, उस पर मैं आऊंगी। लेकिन जातिगत जनगणना का परचम बुलंद करने वाली ये सारी पार्टियां जो ताल ठोक रही हैं 2024 के लिए, ये मामला सिर्फ कास्ट सेंसस तक नहीं अटकता, बल्कि आगे बढ़ता है और आरक्षण तक भी जाता है। क्योंकि फिलहाल देश में पिछड़े वर्ग के लिए 27% का आरक्षण है। 1990 में लागू हुआ था, वीपी सिंह की सरकार थी और 27% का आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में मिला था। अब जब आरक्षण की बात होती है तो ये तस्वीर दिखाना बड़ी लाजमी हो जाता है। जो तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय चल रही है, ये महाराष्ट्र की तस्वीर है और ये आंदोलन हो रहा है जालना में। मनोज जारंगे पाटिल इसके अगुआ हैं और वो मराठा आरक्षण की मांग को लेकर पहले प्रदेश भर में घूमे, पिछले 15 दिन से घूम रहे थे और आज तकरीबन 14 लाख लोगों की भीड़ उन्होंने जालना में फिर से जुटाई। आपको याद होगा कि लगभग 1 महीना पहले वो भूख हड़ताल पर बैठे थे और महाराष्ट्र सरकार की पुलिस ने लाठीचार्ज किया, अफरा तफरी पैदा हुई। हालांकि बाद में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सब मिलने पहुंचे और उस लाठीचार्ज पर माफी मांगनी पड़ी। आश्वासन दिया गया कि मराठा आरक्षण को लेकर जो मांग है उस पर जल्द सुनवाई होगी। कास्ट सेंसस पर भी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वी आर नॉट नेगेटिव फॉर इट,
हम इसके खिलाफ नहीं है। बिहार सरकार से आंकड़े मांगेंगे, स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे और फिर आगे की यात्रा शुरू होगी, आगे फिर लागू करने का प्रयास होगा। लेकिन आज डू और डाई की, करो या मरो की विजय यात्रा या शव यात्रा की ताल ठोकते नजर आए मनोज जारंगे पाटिल, और आज फिर देवेंद्र फडणवीस को बयान देना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कमर कस ली है कि मराठा समाज को न्याय दिए बगैर हम चुप नहीं बैठेंगे। बस एक गुजारिश है कि अलग अलग समाज को लड़ाने की कोशिश न करें। ठीक वही बात जो जगदलपुर में, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे। लेकिन मनोज जारंगे पाटिल एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए आज जातीय जनगणना की भी ताल ठोकते नजर आए। मराठा आरक्षण तो है ही कि 50% की कैपिंग के भीतर मराठा आरक्षण दिया जाए, ओबीसी में दें या बाहर दें इससे मतलब नहीं, लेकिन 33% मराठा समुदाय है। नाराजगी का जोखिम महाराष्ट्र सरकार ले नहीं सकती। 48 लोकसभा की सीटें हैं और चुनाव बिल्कुल सिर पर है। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को कहना पड़ रहा है वी आर नॉट नेगेटिव फॉर इट। और याद रखिए कि यह मराठा समुदाय वही है महाराष्ट्र का जो सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों में है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समाज है, और महाराष्ट्र के 20 मुख्यमंत्रियों में से 12 इसी मराठा समुदाय से आते हैं। बावजूद इसके उनको पिछड़ों में शामिल किए जाने की मांग को लेकर सरकार खारिज करने के मोड में नहीं दिखती, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि चुनाव सिर पर है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान याद करना लाजिमी हो जाता है कि एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक सब कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हो सकती है, आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह तो जात पात में बांटने का पाप कर रही है कांग्रेस, पहले भी करती रही, अब भी कर रही है। और अगर बहुसंख्यक आबादी का ही सवाल है तो क्या अल्पसंख्यकों को दरकिनार किया जाएगा? तो यहां सबसे बड़ी आबादी गरीबी को भी बताते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। जात पात में बांटने से बचने का भी एक नया पैतरा कि सबसे बड़ी आबादी तो गरीबी की है। लेकिन ये पेंडोरा बॉक्स खुला कहां से? बिहार से। और मैं बार बार कहती हूं कि बिहार इस बार 2024 के चुनाव के लिए प्रयोगशाला बना हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले गांधी जयंती के मौके पर जातिगत सर्वे का आंकड़ा रख दिया गया और यह बता दिया गया देश में पहली बार कि 52% से आगे बढ़ा है पिछड़ों का समुदाय, 27% ओबीसी है और 36% ईबीसी है, कुल मिलाकर 63%। और ये एक तस्वीर बना दी गई पूरे देश की कि अगर बिहार में 63% हो सकते हैं तो देश में भी 52 से आगे बढ़कर 55, 57, 60, 63 हो सकते हैं। और यही से विपक्ष की पूरी लामबंदी की तस्वीर नजर आती है। एक और आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जातिगत जनगणना का यह मसला सिर्फ गिनती तक सीमित नहीं है, इसके आगे आरक्षण की मांग भी उठेगी कि भाई अगर 63% है पिछड़े तो फिर आरक्षण मात्र 27% क्यों है? राहुल गांधी ताल ठोक चुके हैं, जिसकी जितनी आबादी उतना हक मिले। लोहिया बहुत पहले से कह रहे हैं, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। हालांकि कर कोई नहीं पाया, देश की सियासत में ऐसा अभी तक नहीं हुआ, लेकिन नीतीश कुमार की कैबिनेट ने एक और कदम आगे बढ़ते हुए बड़ा फैसला किया और यह फैसला है प्रमोशन में आरक्षण को लेकर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के मसले पर पाबंदी लगा रखी और इसीलिए 2016 से यह प्रमोशन रुका हुआ है। लेकिन बिहार सरकार ने क्या खेल खेला? 16% एससी का प्रमोशन में रिजर्वेशन और 1% एसटी का प्रमोशन में रिजर्वेशन, जहां जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसे तो फ्रीज कर दिया और बाकी जो बचा 83%, उसी 83% में से सबको प्रमोशन के दरवाजे खोल दिए गए हैं। 5 लाख कर्मचारी हैं बिहार सरकार में जिनको सीधा फायदा होने जा रहा है। तो जातिगत सर्वेक्षण पेश करके पहले ही सरकार की नींद उड़ाई हुई थी नीतीश कुमार ने, और अभी आरक्षण का जो नया पेंडोरा बॉक्स खुला है, क्या वाकई जो ललन सिंह कह रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह, एजेंडा सेट कर दिया नीतीश कुमार ने
2024 चुनाव के हीरो हैं नीतीश कुमार। लेकिन देखना यह भी है कि इंडिया गठबंधन की पिछले 1.5 महीने से कोई बैठक नहीं हुई, सीट शेयरिंग पर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर कोई बातचीत नजर नहीं आ रही है। तो क्या सिर्फ जातिगत जनगणना के इस मुद्दे से 2024 का चुनाव पूरा विपक्ष लड़ना चाहता है, जिसमें अपनी अपनी कुछ चीजें छोड़नी भी पड़े तो चलेगा, लेकिन केंद्र सरकार के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने बड़ी चुनौती के तौर पर कास्ट सेंसस को रखा जा रहा है। क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल, आपके सामने रखते हैं। बिहार बढ़ा एक कदम और, जातिगत जनगणना ही ठौर, और एनडीए में बढ़ेगा दबाव, छोटे दलों का बढ़ेगा भाव।